जीएस की क्लासेस में आज फिर से सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने आपको बताया था कि कल हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। तो आज का जो टॉपिक है रक्षा विज्ञान, कृषि और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित है। इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। कभी कृषि से 3 से 4 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, अंतरिक्ष विज्ञान से पूछ लिए जाते हैं और रक्षा से संबंधित भी आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसमें चारों के चारों टॉपिक को कवर किया गया है। रक्षा क्षेत्र को भी, रक्षा प्रौद्योगिकी को भी, विज्ञान प्रौद्योगिकी को भी, कृषि और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, चारों के चारों प्रौद्योगिकी को यहाँ पर कवर अप किया गया है। तो देख लेंगे इसको। पहला रक्षा अधिग्रहण परिषद अर्थात डीएसी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा डोर्नियर विमान और SU-30 Mk-1 एयर इंजन के निर्माण को मंजूरी दी है। तो किसने दी है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने इसको मंजूरी दी है। आगे का जो डिस्कशन है, भारत ने ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पर है? ओडिशा में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। द्वीप से मध्य रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का परीक्षण किया है। तो अग्नि-4 का परीक्षण किसने किया है? भारत ने किया है। और कहाँ से किया है? ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। आगे जो दिया गया है, डीआरडीओ द्वारा चांदीपुर तट पर, चांदीपुर कहाँ पर है? ओडिशा में है। डीआरडीओ द्वारा चांदीपुर तट से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस एयर टू मिसाइल, इसको शॉर्ट में कहेंगे VLSRSAM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो शॉर्ट रेंज सरफेस एयर टू मिसाइल का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? ये डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। ऐसे करके आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा। अगला जो डिस्कशन है, इसमें देगा सी डैक और IIT गांधीनगर ने संयुक्त रूप से परम अनंत नामक एक नए सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया। यह सुपर कंप्यूटर 338 टेराफ्लॉप्स का उच्च प्रदर्शन करने में सक्षम है। तो यहाँ से जो प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि परम अनंत नामक एक नए सुपर कंप्यूटर का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो सी डैक और IIT गांधीनगर के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की टॉप 50 सूचियों के 59वें संस्करण के अनुसार USA का सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर जापान के सुपर कंप्यूटर फुगाकू को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया। तो दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर पहले कौन सा था? जापान का था, जिसका नाम था फुगाकू। और अभी कौन सा है? अभी जो बना है वो किसका है? USA का है, जिसका नाम क्या है? फ्रंटियर है। तो आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो फ्रंटियर है। कहाँ का है? USA का है। अगला डिस्कशन है, भारत ने स्वदेश रूप से विकसित परमाणु सक्षम पृथ्वी सेकंड मिसाइल का ओडिशा तट परीक्षण रेंज से सफलतापूर्वक परीक्षण किया और इसकी मारक क्षमता कितनी है? 250 किलोमीटर है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि पृथ्वी सेकंड मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? 250 किलोमीटर है। और परीक्षण कहाँ से किया गया? आपको बताया गया है ओडिशा तट से इसका परीक्षण किया गया है। अगले प्रश्न को देख लेंगे। अगला डिस्कशन जो है, चीन ने फुजियान नामक अपना तीसरा विमान वाहक पोत लॉन्च किया है, जो देश का सबसे उन्नत और पहला पूरी तरह से स्वदेशी नौसैनिक पोत है। तो फुजियान नामक जो विमान वाहक पोत है, किस देश का है? ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो किस देश का है? चीन का है। अगला डिस्कशन है, भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बीच चौथा कोऑर्डिनेट पेट्रोल अभ्यास या कोरपैट बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। तो आपसे प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा कि भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बीच जो युद्ध अभ्यास हुआ है वह कहाँ पर आयोजित किया गया? बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट जो है, बैटरी से चलने वाला डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत नाम से पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा विकसित किया गया है। यह इंजन दोनों मोड यानी बैटरी और बिजली पर चलता है। इनके दोनों मोड पर चलेगा, बैटरी पर भी चलेगा और बिजली पर भी चलेगा। तो यहाँ से पूछा जाएगा कि बैटरी से चलने वाला डुअल मोड लोकोमोटिव इंजन
जिसका नाम क्या है, नवदूत नाम से, किसके द्वारा विकसित किया गया, तो पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा विकसित किया गया है। इंपॉर्टेंट पर्सन है, रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं तो उनके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है, तो पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। इस डुअल मोड लोकोमोटिव को रेलवे बोर्ड की ओर से बेस्ट इनोवेशन अवार्ड भी दिया गया है। अगला डिस्कशन है, भारत के प्रथम स्वदेशी विमानवाहक पोत, भारत का प्रथम स्वदेशी विमानवाहक पोत जिसका नाम क्या है, INS विक्रांता, को अगस्त 2022 में बेड़े में शामिल करने हेतु परीक्षण शुरू किया गया। भारत में बनने वाला सबसे बड़ा और सबसे जटिल युद्धवाहक है। तो भारत में बनने वाला सबसे बड़ा और सबसे जटिल युद्धवाहक कौन सा है, INS विक्रांता है। अगला है, रक्षा मंत्रालय ने मुंबई में 2 युद्धपोत सूरत और उदयगिरी में लॉन्च किए। तो कहाँ पर लॉन्च किए रक्षा मंत्रालय ने 2 युद्धपोत, सूरत और उदयगिरी को लॉन्च किए हैं। यह पहला अवसर है जब 2 स्वदेश रूप से निर्मित युद्धपोतों को एक साथ लॉन्च किया गया है। यह पहली बार ही हुआ कि 2 युद्धपोतों को एक साथ लॉन्च किया गया है। सूरत P-15B श्रेणी का चौथा निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है और उदयगिरी P-70A श्रेणी का दूसरा अस्टेलथ युद्धपोत है। वैज्ञानिकों की एक टीम ने लद्दाख में हिमालय की पहाड़ियों में एक मेडसोइडे सांप की जीवाश्म की खोज की है। तो मेडसोइडे सांप के जीवाश्म कहाँ पर खोजे गए हैं, लद्दाख में खोजे गए हैं। अगला डिस्कशन देखेंगे यहाँ पर, भारतीय तटरक्षक बल ने नेदू बस्सेरी कोची में तटरक्षक वायु एनक्लेव में अपना दूसरा एयर स्क्वाड 845 स्क्वाड कमीशन किया। यह एयर स्क्वाड्रन स्वदेश रूप से विकसित एडवांस्ड मार्क LH मार्क 3 हेलीकॉप्टर से लैस है। नेक्स्ट जो दिया गया है, नाटो कॉरपोरेट साइबर डिफेंस सेंटर और एक्सीलेंस लॉक्ड शील्ड 2022 नामक दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्यास का आयोजन एस्टोनिया द्वारा किया गया है। तो दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया है, एस्टोनिया के द्वारा किया गया है। कॉरपोरेट साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की संक्षिप्त रूप से CCDCOE के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो दिया गया है, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम अर्थात गगन, स्वदेश नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करके विमान को उतारने वाली एशिया की पहली एयरलाइन कंपनी इंडिगो बन गई है। एशिया की पहली कंपनी कौन सी बन गई है, इंडिगो बन गई है। गगनयान को, विमान को उतारने वाली एशिया की सबसे पहली नेविगेशन सिस्टम, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम के द्वारा गगनयान को का उपयोग करके विमान को धरती पर उतारने वाली एशिया की पहली कंपनी कौन सी बन गई, इंडिगो। इसके साथ ही भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के बाद अपनी MBAS प्रणाली बनाने वाले दुनिया का तीसरा देश बन गया। पहला कौन सा था, अमेरिका, दूसरा जापान और तीसरा केवल भारत। इनके 3 देशों के पास ये प्रणाली है, भारत के पास, जापान के पास और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास। नेक्स्ट है, रूस ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम क्या है, RS-28 सरमत का परीक्षण किया है। तो आपसे ये पूछा जाए कि RS-28 सरमत है क्या, तो क्या है, अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। रूस का सबसे शक्तिशाली मिसाइल कौन सा है, ICBM RS-28 सरमत, जिसे नाटो द्वारा सतर्न 2 कहा गया है, सतर्न 2 कहा गया है। नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक बल ने राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेटपोल रेक्स 8 के 8वें संस्करण की शुरुआत मारमुगाओ बंदरगाह गोवा से की है। तो कहाँ से की है, गोवा से की है। नेक्स्ट जो डिस्कशन है, लद्दाख के अंतरिक्ष पुलिस महानिदेशक SS खंडारे
ने लेह में इंथोस डिजिटल का पहला आईटी प्रशिक्षण और सेवा केंद्र खोला है। तो किसने खोला है? पुलिस महानिदेशक एस खंडारे ने खोला है। ये भी पूछा जा सकता है कि पहला इंथोस डिजिटल का पहला आईटी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर खोला जा रहा है? लद्दाख में। नेक्स्ट है, भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर द्वारा अभ्यास कर्पण शक्ति एक एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया। तो त्रिशक्ति कोर का आयोजन कहाँ पर किया गया है? त्रिशक्ति कोर अभ्यास का ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इजराइल ने नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो किस देश ने किया है आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण? इजराइल देश के द्वारा किया गया है। आगे के डिस्कशन देखेंगे यहाँ पर। कृषि और प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न है। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 इसका आयोजन की तिथि क्या थी? आयोजन की तिथि थी 1 से 3 मार्च 2021। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जानने के लिए, नॉलेज के लिए होना चाहिए। इसका उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर हर्षवर्धन, तत्कालीन केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री। फिलहाल क्या है? तत्कालीन केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री है। केंद्रीय विषय क्या है? बायोसाइंस टू बायो इकोनॉमी इसका केंद्रीय विषय है। टैगलाइन क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। ये इंपॉर्टेंट है कि टैगलाइन क्या है इसकी? ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स इसकी टैगलाइन है। नेक्स्ट है, MACS 1407 सोयाबीन की कीट प्रतिरोधक प्रजाति है। MACS 1407 किसकी कीट प्रतिरोधक प्रजाति है? सोयाबीन की। इसका MACS आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया। इसका संयोगकर्ता कौन सा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली इसका संयोगकर्ता है। नेक्स्ट जो दिया गया है यहाँ पर, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन ICAR-HHR द्वारा आयोजित किया गया। इसका 2021 का केंद्रीय विषय क्या था? केंद्रीय विषय पूछा जा सकता है इसको। केंद्रीय विषय क्या था? बागवानी स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया। बागवानी स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया इसका केंद्रीय विषय। अगला जो टॉपिक दिया गया है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार पूरी अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र के सकल कृषि मूल्य में 3.9% की बढ़ोतरी देखी गई। तो कितने परसेंट की बढ़ोतरी देखी गई? 3.9% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखी गई है। इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जा सकता है कि कितने प्रतिशत की यहाँ पर बढ़ोतरी देखी गई है कृषि क्षेत्र के सकल कृषि मूल्य में? तो 3.9% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। अगला है, PM किसान पोर्टल कुल 11.64 करोड़। इंपॉर्टेंट है, कितने का? PM किसान पोर्टल 11.64 करोड़ लाभार्थी पंजीकृत है। कितने लाभार्थी पंजीकृत है? 11.64 करोड़ लाभार्थी पंजीकृत है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान PM किसान की 3 किस्तों का लाभ 10.04 करोड़ किसानों को मिला है। कितने किसानों को मिला है? 10.4 करोड़ किसानों को मिला है। अगला जो टॉपिक है यहाँ पर दिया गया है, विश्व में सर्वाधिक कीटनाशी रसायन का प्रयोग ताइवान में 17.0 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सबसे ज़्यादा कीटनाशक का प्रयोग किस में किया जाता है? ताइवान में किया जाता है 17.0 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के आधार पर। और शीर्ष 5 कीटनाशी रसायन प्रयोग करने वाले राज्य, पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। सबसे अधिक कीटनाशकों का प्रयोग कौन करता है? उत्तर प्रदेश करता है। दूसरे पर पंजाब, फिर हरियाणा, फिर पश्चिम बंगाल और फिर कौन सा है? राजस्थान है। नेक्स्ट है, 2022-23 के बजट में प्रमुख योजना पर व्यय। PM आवास योजना पर 48,000 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है। 48,000 करोड़। केन बेतवा लिंक परियोजना पर 44,605 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर 68,000 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर 12,000
594 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है। उर्वर सब्सिडी योजना पर 1,05,222 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है। 2019-20 में भारत के समग्र निर्यात की कृषि क्षेत्र की भागीदारी 11.2% है। कृषि योग्य कुल भूमि की दृष्टि से विश्व के 5 शीर्ष राष्ट्र कौन कौन से हैं जिनमें कृषि योग्य भूमि है? पहले नंबर पर अमेरिका है। जहाँ पर कृषि योग्य भूमि है। दूसरे पर भारत है, तीसरे नंबर पर चीन है, चौथे नंबर पर रूस और पांचवें नंबर पर ब्राजील है, जहाँ पर सबसे अधिक भूमि कृषि योग्य उपलब्ध है। कृषि योग्य प्रतिशत भूमि की दृष्टि से बांग्लादेश प्रथम राष्ट्र है और भारत का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। यदि प्रतिशत की बात करें तो सबसे ज़्यादा भूमि किसके पास है? कृषि योग्य बांग्लादेश के पास है और भारत का स्थान इसमें 5वां है। प्रमुख फसलों के अग्रणी उत्पादक राज्य। चावल उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पर पंजाब है। ऐसा पूछा जाएगा प्रश्न कि चावल उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। उसी प्रकार से गेहूं उत्पादन में प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर पंजाब है। ये प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा गेहूं उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। मक्का उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? मक्का उत्पादन में प्रथम राज्य कर्नाटक है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर तेलंगाना। दलहन उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? राजस्थान है, दूसरे पर महाराष्ट्र और तीसरे पर मध्य प्रदेश है। तिलहन उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? राजस्थान, फिर गुजरात और फिर मध्य प्रदेश। नारियल उत्पादन में प्रथम राज्य केरल, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश और फिर पश्चिम बंगाल है। तंबाकू उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? गुजरात है, फिर कर्नाटक, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश। फल उत्पादन में प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश। सब्जी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, फिर पश्चिम बंगाल है, इसके बाद मध्य प्रदेश और फिर बिहार। चीनी उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर कर्नाटक। अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी के क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, उनको देख लेंगे। अंतरिक्ष एवं ब्रह्मांड विज्ञान। चंद्रयान 2 ऑर्बिट पर मौजूद चंद्रयान 2 विस्तृत क्षेत्र सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर नामक उपकरण ने सौर प्रोटॉन घटनाओं का पता लगाया है। इसरो के अनुसार इसकी सहायता से कोरोनल मास इंडेक्स CME का भी पता लगाया जा सकता है। किसके द्वारा? चंद्रयान 2 ऑर्बिट पर मौजूद चंद्रयान 2 विस्तृत सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर नामक उपकरण से। दूसरा है सोलर फ्लेयर्स। सोलर फ्लेयर्स क्या है? इसके बारे में सब पूछेंगे। सोलर फ्लेयर्स क्या है? तो सोलर फ्लेयर्स सूर्य के वातावरण में विद्युत चुंबकीय विकिरण का तीव्र विस्फोट है। यह सूर्य के सक्रिय क्षेत्र में होने वाली परिघटना है। कहाँ पर घटना घटित होगी? सोलर फ्लेयर सूर्य के परिक्षेत्र में घटित होने वाली घटना है। सोलर फ्लेयर को उनकी शक्ति के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। सबसे छोटा A क्लास, इसके बाद B क्लास, फिर C क्लास, फिर M क्लास और फिर X क्लास। MX का फ्लेयर C क्लास फ्लेयर की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्र है, जबकि B क्लास फ्लेयर की तुलना में 100 गुना अधिक तीव्र है। नासा द्वारा 5000 ब्रह्म ग्रहों की खोज की गई है। तो किसके द्वारा ब्रह्म ग्रहों की खोज की है? 5000 नासा के द्वारा। हाल ही में नासा द्वारा 65 ब्रह्म ग्रहों की खोज की घोषणा की गई। इस प्रकार नासा के अनुसार अब तक खोजे गए कुल ब्रह्म ग्रहों की संख्या कितनी होगी? 5000 से अधिक हो गई है। इन नए खोजे गए 65 ग्रहों का अध्ययन जीवन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया गया है। अगला है सैन्य निर्माण में 3D प्रिंटिंग। सैन्य इंजीनियरिंग सेवा MES में गांधीनगर और जैसलमेर में 3D रैपिड निर्माण तकनीक का प्रयोग कर 2 घर बनाए गए हैं। MES भारत की रक्षा और अवसंरचना विकास एजेंसी है। MES भारत की कौन सी एजेंसी है? रक्षा और विकास एजेंसी है। और 3D रैपिडेक्स निर्माण तकनीक का प्रयोग कहाँ पर किया गया? गांधीनगर और जैसलमेर में किया गया है। गांधीनगर कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। और जैसलमेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। इसका निर्माण चेन्नई स्थित स्टार्टअप टीवास्टा का सहयोग लिया गया है। तवास्टा एक गैर लाभकारी संगठन है। नेक्स्ट है सौरमंडल के बाहर बृहस्पति से बड़े ग्रहों की खोज की गई है और किसके द्वारा की गई है? अहमदाबाद गुजरात स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। अहमदाबाद गुजरात स्थित भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला
के अध्ययन समूह ने 17 नवंबर 2021 को सौरमंडल के बाहर एक तारे की परिक्रमा करने वाले बृहस्पति से भी बड़े ग्रह की खोज की है। यह ग्रह सौरमंडल के बाहर 725 प्रकाश वर्ष दूर स्थित ग्रह का द्रव्यमान बृहस्पति ग्रह का 1.4 गुना है। यह ग्रह एक बूढ़े तारे का चक्कर भी लगा रहा है जो सूर्य के द्रव्यमान का 1.5 गुना है। रूस द्वारा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का रूस के द्वारा किया गया है। चीन द्वारा पृथ्वी विज्ञान उपग्रह ग्वांगू लॉन्च किया गया। तो पृथ्वी विज्ञान उपग्रह ग्वांगू किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। चीन द्वारा ही 3 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। चीन ने 6 नवंबर 2021 को देश के दक्षिणी पश्चिमी सिचुआन प्रांत के सियांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से 3 नए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। ये सैटेलाइट ओगान 35 श्रेणी के हैं और इन्हें लॉन्च मार्च 2D कैरियर रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया है। अन्य तथ्य श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसरो ने गगनयान कार्यक्रम हेतु मानव रेटेंड ठोस रॉकेट बूस्टर HS-200 का स्थैतिक परीक्षण सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? इसरो के द्वारा। इसरो कहाँ पर स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसरो के द्वारा किया गया। कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारतीय नौसेना ने अपने आधुनिकीकरण और नेटवर्क युद्ध और संचार कार्यक्रम के हिस्से के रूप में इस वित्तीय वर्ष में एक विशेष पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह जियो इमेजिंग सैटेलाइट 2GISAT-2 खरीदने की योजना बनाई है। इस उपग्रह से हिंद महासागरीय क्षेत्र में नौसेना की परिचालन क्षमताओं में सुधार होने की संभावना है, जो चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। इसरो ने श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में नए लघु प्रक्षेपण यान SSLV के ठोस ईंधन आधारित बूस्टर चरण SS-1 का जमीनी सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह प्रक्षेपण यान के 3 चरणों का जमीनी परीक्षण पूरा करता है। वाहन अब अपनी पहली विकास उड़ान के लिए तैयार है, जो मई 2022 के लिए निर्धारित है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स IRGC ने पृथ्वी के 5000 किलोमीटर अर्थात 311 मील की ऊंचाई पर एक सैन्य उपग्रह नूर-2 को लॉन्च किया है। तो किसके द्वारा किया गया? ईरान के द्वारा किया गया। नूर-2 उपग्रह को लॉन्च किया गया है। इसरो के मिशन, इसरो के बारे में जान लेंगे। इसरो की स्थापना कब हुई? सबसे पहली बात यह है कि हमको पता होना चाहिए कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। इसरो की स्थापना कब हुई थी इसके बारे में देखेंगे। इसरो की स्थापना 15 अगस्त सन 1969 ईस्वी को हुई थी। इसरो की अनुषंगी संस्थाएं कौन सी हैं? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर सन 1971 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में हुई थी। दूसरी जो संस्था है दरु प्रणोदक प्रणाली केंद्र LPSC 1 जून 1987 को तिरुवनंतपुरम में हुई। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्य क्या है इसका? अंतरिक्ष यान कार्यक्रमों के लिए दरु प्रणोदक का उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना करना। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र SES की स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? अहमदाबाद में हुई थी। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र NRSC की स्थापना 2008 में कहाँ पर हुई थी? हैदराबाद में हुई थी। और भारतीय सुदूर संवेदी संस्था IIRS की स्थापना 1966 में देहरादून में हुई थी। इसरो के आगामी मिशन कौन कौन से हैं? पहला जो है RISAT-1B 2023 में इसका संभावना है कि यह लॉन्च किया जाएगा। इसका तथ्यात्मक विश्लेषण देख लेंगे। यह एक रडार इमेजिंग उपग्रह है। यह भू मानचित्र में प्राथमिक अनुप्रयोग और मिट्टी की नमी के लिए, भूमि, महासागर और पानी की सतह के विश्लेषण के लिए
एक भूमि आधारित मिशन है। तो पूछ लिया जाएगा कि RISAT-1B किस प्रकार का मिशन है, किस किस का परीक्षण करेगा, भूमि का, महासागर का और पानी की सतह का सफलतापूर्वक परीक्षण करेगा। आदित्य L1 2023 में इसका लॉन्च किया जाएगा, आदित्य L1 का। और इसका उद्देश्य क्या है, तथ्यात्मक क्या है, सौर कोरोना का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय कोरोनोग्राफी अंतरिक्ष मिशन है। अगला है गगनयान 2023 में ही प्रारंभ किया जाएगा। और गगनयान एक भारतीय दलीय अंतरिक्ष यान है जो इसरो और HAL द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया जाएगा गगनयान? इसरो और HAL के संयुक्त रूप से सहयोग से बनाया जाएगा। शुक्रयान फर्स्ट 2024 में इसका लॉन्च किया जाएगा और शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। अगला जो है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, इसका आयोजन भी 2024 में किया जाएगा। और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाने के लिए JAXA और इसरो के द्वारा एक अवधारणीय मिशन है। JAXA और इसरो के द्वारा एक अवधारणीय मिशन है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। तो यहाँ से पूछा जाएगा कि इसका उद्देश्य क्या है, तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाने का इसका प्रमुख उद्देश्य है। मंगलयान सेकंड सन 2024 में ही इसका लॉन्च किया जाएगा और मंगल ग्रह के परीक्षण के लिए भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटशिप मिशन है। इसरो के द्वारा कुछ मिशन जो लॉन्च किए गए हैं, पहला DSEO-1U जून 2022 में लॉन्च किया गया था। और PSLV-C53 प्रक्षेपण यान है, इसका जो प्रक्षेपण यान का जो नाम है PSLV-C53 है। इस मिशन के जरिए इसरो सिंगापुर के 3 ग्रह को प्रक्षेपित किया गया है। GSAT-24 जून 2022 प्रक्षेपण यान का नाम क्या है, एरियन 5। और प्रक्षेपण फ्रेंच गुयाना अर्थात दक्षिण अमेरिका के कोरू में किया जाएगा। अगला जो उपग्रह है EOS-4 है जो फरवरी 2022 में लॉन्च किया जाएगा। और प्रक्षेपण यान का जो नाम क्या है, PSLV-C52 है। इस प्रक्षेपण यान के साथ INS-2TD और INS-PIRE-SAT-1 नामक 2 राइड शेयर सैटेलाइट को भी लॉन्च किया गया है। EOS-3 अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया था। और GSLV-F10 इसका प्रक्षेपण यान है। यह भारत का पहला अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था। अमेजोनिया 1 फरवरी 2021 PSLV-C5 यह ब्राज़ील द्वारा विकसित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था। CMS-01 दिसंबर 2020 में लॉन्च किया गया था। और PSLV-XL-C50 यह इसरो द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया संचार उपग्रह है जो पुराने GSAT-12 का प्रतिस्थापन करेगा। नासा के आगामी मिशन कौन से हैं? पहला निसार है जो 2023 में लॉन्च किया गया। फिर लूनर टॉर्च है 2022 में। यूरोपीय क्लिपर है जो 2024 में। और डेविन CS है 2029 में लॉन्च किया गया। तो DAVINCI डेविंसी 2029 में यह शुक्र ग्रह के कठोर आवरण का पता लगाने के लिए इस ग्रह का प्रयोग किया जाएगा और नासा का यह मिशन है। यूरोप क्लिपर क्या है, 2024 में लॉन्च किया जाएगा। यह बृहस्पति के उपग्रह यूरोप की विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा। और लूनर टॉर्च क्या है, 2022 में लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन के तहत नासा की स्पेस लॉन्च सिस्टम एप्लीकेशन मिशन फर्स्ट उड़ान पर लॉन्च करने की योजना है। तो सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो कृपया करके लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। यदि वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो कृपया करके कमेंट कर देना, हम आपके आंसर ज़रूर देंगे।